Hello, ladies and gentlemen. How you all doing? This is Kishan Singh, and I have cleared CDS 3 out of 3 times, and I'm here to help you in your CDS preparation. So last time हमने अपनी स्टेट गवर्नमेंट कवर कर ली थी पूरी, ठीक है। आज एक इसमें टॉपिक बचा था, वो हम कवर करेंगे। बेसिकली आपका इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस ये टॉपिक आपका रह गया था, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस तो हम ये कवर करेंगे। इसके बाद कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स रह जाते हैं, वो हम ओवर द टाइम कवर कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, जो आपका इमरजेंसी प्रोविजन है वो आता है पार्ट 18 में, ठीक है। आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक, ठीक है। ये बात हमें पता है कि आर्टिकल 352 में हमारी नेशनल इमरजेंसी मेंशन्ड है, आर्टिकल 356 में मेंशन्ड है हमारी स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंशियल रूल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ये तीनों नाम एक ही इमरजेंसी के हैं। और आर्टिकल 360 में मेंशन्ड है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो जो इमरजेंसी है, ठीक है, इमरजेंसी के जो प्रोविजंस है, ठीक है, ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले बता रखी है। दूसरी चीज़ ये भी बता रखा है कि जो सस्पेंशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, ये कहाँ से लिया हमने? ये लिया हमने जर्मनी से, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया था। वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, याद है वीमार कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो ये चीज़ हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने जर्मनी से लिया है। ऑलराइट, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी नेशनल इमरजेंसी की, नेशनल इमरजेंसी की, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी मेंशन्ड है आर्टिकल 352 में, ठीक है। आर्टिकल 352 में मेंशन्ड है नेशनल इमरजेंसी। देखो, जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है ना, वो बेसिकली दो बेसिस पे लगाई जा सकती है, ठीक है। वो बेसिकली दो बेसिस पे लग सकती है। एक तो आपका होती है इंटरनल इमरजेंसी, एक होती है आपकी इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। और दूसरी होती है आपकी एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो बेसिकली नेशनल इमरजेंसी में भी आपकी दो टाइप की इमरजेंसी होती है, इंटरनल इमरजेंसी एंड एक्सटर्नल इमरजेंसी, ठीक है। जो आपकी इंटरनल इमरजेंसी लगती है वो लगती है आर्म्ड रिबेलियन की वजह से, आर्म्ड रिबेलियन की वजह से ये इमरजेंसी लगती है, ठीक है। और जो आपकी एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है, ये लगती है ड्यू टू वॉर, अगर वॉर हो जाए, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर हम पे अटैक हो जाए, ठीक है। एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। इस वजह से दोनों केसेस में, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में, एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है। ऑल राइट, देखो, ये जो आपकी इंटरनल इमरजेंसी है ना, ठीक है, ये लगाई जाती है ड्यू टू आर्म्ड रिबेलियन, कि बेसिकली देश में दंगे हो जाए, किस टाइप के, जिसमें मतलब बंदूकें बंदूकें चलने लगे, ठीक है, गोलीबारी होने लगे आपस देश के अंदर, तो उस केस में इंटरनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है। तो देखो, पहले ना 1978 से पहले, ठीक है, 1978 से पहले जो आपका वर्ड आर्म्ड रिबेलियन था ना, वो यहाँ पर नहीं था। उस टाइम पर, यहाँ पर मैं ऐसे नोट बना के लिख देता हूँ, ठीक है। उस टाइम पर जो इंटरनल इमरजेंसी लगाई जाती थी, वो लगाई जाती थी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से पहले इंटरनल इमरजेंसी लगाई जाती थी। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, ठीक है, इसको बदल के कर दिया गया, ठीक है, इसको बदल के कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। तो पहले जो 1978 से पहले इमरजेंसी लगती थी वो ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस लगती थी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है उसका मिसयूज भी हुआ है, ठीक है, 1975 में, ठीक है। जो इंदिरा गांधी ने इंटरनल इमरजेंसी लगा दी थी 2 साल के लिए, ठीक है। तो वहां पर ये पाया गया था कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस वर्ड है ना, ठीक है, वो मतलब वो बहुत ही आप कह सकते हो एक टाइप का इरेलीवेंट है, ठीक है। वो इतना कोई सेंस देता नहीं है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, तो आप बार बार इमरजेंसी लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारा बेसिकली कोई क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का, ठीक है। तो फिर उसको स्पेसिफाई किया गया कि जब तक देश में आर्म्ड रिबेलियन नहीं होगी तब तक आप इंटरनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते, और ये प्रोविजन आया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, ठीक है, जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को बदल के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था। ऑलराइट, ठीक है। फिर एक चीज यहाँ पर लिखना, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ये कहा गया है, देखो वैसे तो नेशनल इमरजेंसी होती है ना वो पूरे देश में लगती है, बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ये प्रोविजन आया कि जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी
कैन बी इम्पोज्ड इन ए पार्ट ऑफ कंट्री, पार्ट ऑफ कंट्री, ठीक है। तो देश के किसी भाग में भी, जरूरी नहीं पूरे देश में, अगर जरूरत पड़े देश के किसी भाग में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ये प्रोविजन था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, तो इसको भी याद रखेंगे। तो अभी तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है? अभी तक लग चुकी है 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, ठीक है। पहली नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1962 में, जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, ठीक है, इंडो चाइना वॉर, तब इमरजेंसी लगी थी। सेकंड लगी थी 1971 में, ठीक है, इंडो पाक वॉर में, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, ठीक है, इंडो पाक वॉर में। और थर्ड लगी थी आपकी 1975 में, ठीक है। 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, वो लगाई गई थी ड्यू टू इंटरनल इमरजेंसी, ड्यू टू इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है, ड्यू टू इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। किसने लगाई थी उस टाइम? प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम? प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो ये इमरजेंसी कब तक रही? टिल 1977 तक, ठीक है। 1977 तक इमरजेंसी लगी थी, यानी 2 साल के लिए उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है। तो जब उन्होंने 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी ना, तो उन्होंने 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 से, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को इम्यून कर दिया था जुडिशियल रिव्यू से, ठीक है। इम्यून्ड नेशनल इमरजेंसी फॉर या फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। उन्होंने कहा था कि जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी ना, ठीक है, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, यानी आपकी जुडिशरी है, ठीक है, उसे रिव्यू नहीं कर सकती है कि ये इमरजेंसी सही लगाई गई है या गलत लगाई गई है, ठीक है। और जब आप जुडिशियल रिव्यू से बेसिकली इमरजेंसी को इम्यून कर दोगे, किसी भी चीज़ को अगर आप जुडिशियल रिव्यू से इम्यून करते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग होता ही होता है, कहीं ना कहीं उस चीज़ का मिसयूज होता ही होता है। और यही मिसयूज करते हुए उन्होंने ये नेशनल इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, ड्यू टू इंटरनल इमरजेंसी। और इंटरनल इमरजेंसी उस टाइम किस बेसिस पे चलती थी? ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से, ठीक है, ये वाला प्रोविजन था ना, इम्यून, जो नेशनल इमरजेंसी को इम्यून किया था जुडिशियल रिव्यू से, वो रिमूव कर दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया जुडिशियल रिव्यू अप्लाइड ऑन नेशनल इमरजेंसी की। अब नेशनल 1944th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से अब जो नेशनल इमरजेंसी थी उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता था, ठीक है, उस पर जुडिशियल रिव्यू कराया जा सकता था। ऑलराइट, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम इसके अप्रूवल एंड ड्यूरेशन की, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें आता है आपका प्रोक्लेमेशन और डिक्लेरेशन, यानी कि डिक्लेरेशन, ठीक है, यानी कि घोषणा करना। प्रोक्लेमेशन या डिक्लेरेशन का मतलब होता है घोषणा करना, ठीक है। तो जो डिक्लेरेशन होता है नेशनल इमरजेंसी का, वो कौन करते हैं? बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, बाय प्रेसिडेंट। और करेंगे किस पे? देखो एक तो ये करते हैं ऑन दी एडवाइस ऑफ पीएम, ठीक है, ऑन दी एडवाइस ऑफ पीएम करते हैं, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है, ऑन दी रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, ठीक है। तो जब तक कैबिनेट एक रिटन रिकमेंडेशन नहीं देगा प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए, तब तक प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लोगों का रोल आता है जब प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, पीएम की एडवाइस पे, और जो रिटन रिकमेंडेशन है कैबिनेट से, ठीक है। तो ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट एंड ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, द प्रेसिडेंट विल डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी। ऑलराइट, ठीक है। फिर बात करते हैं हम अप्रूवल की, ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे ना नेशनल इमरजेंसी की, भैया नेशनल इमरजेंसी लग गई है, ठीक है, तो डिक्लेयर करने के बाद उसको अप्रूव, ठीक है,
उसका जो उसको अप्रूव करेगी पार्लियामेंट, ठीक है, विद इन 1 मंथ। घोषणा करने के बाद 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए होगा इस इमरजेंसी का, ठीक है। तो अप्रूवल बाय पार्लियामेंट, ठीक है, विद इन 1 मंथ। वो भी कैसी मेजोरिटी से? स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से। यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूव करानी होगी बाय स्पेशल मेजोरिटी 1 महीने के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक चीज नोट करना कि पहले, ठीक है, 1978 से पहले जो नेशनल इमरजेंसी थी, ठीक है, उसका जो अप्रूवल था वो पार्लियामेंट से चाहिए था 2 महीने के अंदर, ठीक है, 2 महीने के अंदर अप्रूव होती थी। बट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 reduced the time for approval of national emergency from 2 months to 1 month, ठीक है। तो जो अप्रूवल था 1978 से पहले नेशनल इमरजेंसी का, वो पार्लियामेंट से 2 महीने में कराना होता था, डिक्लेरेशन के बाद, ठीक है। बट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने उसको रिड्यूस कर दिया 2 महीने से 1 महीने के लिए। ऑलराइट, ठीक है। फिर अप्रूवल के बाद, ठीक है, आफ्टर अप्रूवल, आफ्टर अप्रूवल इट कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ तक जब अप्रूव हो जाएगी उसके बाद 6 मंथ तक लगी रहती है, ठीक है, 6 मंथ तक लगी रहती है। और फिर ऑब्वियस सी बात है, जब 6 मंथ तक लगी रहेगी तो उसको अगर रीअप्रूव कराना है, ठीक है, आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। जैसे अभी डिक्लेयर करी, ठीक है, 1 महीने का अप्रूवल हुआ, उसके बाद जो अप्रूव हो गई तो 6 महीने तक लगी रही, ठीक है, 6 महीने तक लगी रही इमरजेंसी। ऑलराइट, फिर उसके बाद क्या होगा कि जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे उसके बाद रीअप्रूव करानी पड़ेगी 6 महीने के बाद, ठीक है, फिर 6 महीने के लिए लगी रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरीके से आप हर 6 महीने में इसको रीअप्रूव कराना पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन की कब तक लगाई जा सकती है? इनडेफिनेट टाइम। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि इतने टाइम के बाद बेसिकली इसको हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। इनडेफिनेट टाइम तक लगी रह सकती है। देखो, अप्रूवल अलग चीज है, अप्रूवल के बाद 6 महीने तक लगी रहेगी, ठीक है। उसके बाद 6 महीने के बाद आप दोबारा से रिन्यू करा लोगे, दोबारा से 6 महीने के लिए लग जाएगी, ठीक है। तो ऐसे 6 6 महीने करके आप कितने भी लंबे समय तक लगा सकते हो, ठीक है। कितनी बार लग सकती है, ठीक है। एक बार अप्रूव कराई, उसके बाद अगली बार अप्रूव करा ली 6 महीने बाद, फिर उसके बाद अगली बार अप्रूव करा ली, फिर उसके बाद अगली बार अप्रूव करा ली 6 महीने के बाद, ठीक है। इस ड्यूरेशन का कोई भी वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। आप कितनी भी बार भी उसको एक बार लगने के बाद रीअप्रूव करा सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी टर्म्स एंड कंडीशन कि लगनी है या नहीं लगनी है, ठीक है। ऑलराइट, ओके। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर देखो, इसका रिवोकेशन की बात करते हैं हम। रिवोकेशन यानी कि रिमूवल, हटाना, इमरजेंसी को हटाने को हम रिवोकेशन कहते हैं, समाप्त करना, ठीक है। कौन करेगा? बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, ठीक है, बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, ठीक है। तो इसका रिवोकेशन करते हैं, प्रेसिडेंट किसी भी समय इसको हटा सकते हैं, ठीक है। एक तो प्रेसिडेंट हटा सकते हैं खुद से इसको, दूसरी चीज अगर लोकसभा कह दे, ठीक है, इफ लोकसभा एडवाइसेस, ठीक है, तो भी प्रेसिडेंट को रिवोक करनी पड़ेगी आपकी इमरजेंसी, ठीक है। ये लाया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, ये प्रोविजन लाया गया था, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के, या बेसिकली आप कह सकते हो 1978 से पहले जो प्रेसिडेंट था, ठीक है, वो खुद से इमरजेंसी को रिमूव करता था, लोकसभा का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। बट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से कहा गया कि अगर लोकसभा कह दे तो भी प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी रिमूव करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये बात याद रखना, लोकसभा कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, लोकसभा कह रहा है, प्रेसिडेंट कोई वो नहीं ले रहे, अप्रूवल नहीं ले रहे। जिस तरीके से जब प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं ना इमरजेंसी को, तो उस टाइम अभी हमने देखा कि अप्रूवल चाहिए होता था पार्लियामेंट से विद इन 1 मंथ बाय स्पेशल मेजोरिटी। बट जब रिमूव करते हैं, रिवोकेशन करते हैं, रिवोक करते हैं नेशनल इमरजेंसी को, तो उस टाइम प्रेसिडेंट को, ठीक है,
पार्लियामेंट से अप्रूव कराने की जरूरत नहीं होती है, प्रेसिडेंट किसी भी टाइम उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर लोकसभा उनको एडवाइस कर दे, उनसे कह दे कि आप नेशनल इमरजेंसी रिमूव कर दीजिए, तो भी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो अप्रूवल रिक्वायर्ड फ्रॉम पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से किसी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए, या किसी भी इमरजेंसी को हटाने के लिए, चाहे वो आपकी स्टेट की इमरजेंसी हो या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, किसी भी इमरजेंसी को हटाने के लिए, रिवोक करने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए होती है। तो ये बात भी आप याद में रखेंगे, ठीक है। ऑल राइट। फिर देखो इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, तो इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं, ठीक है। तो पहला तो देखो इफेक्ट ये है कि जो भी स्टेट लिस्ट होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो जो भी स्टेट लिस्ट के टॉपिक हैं जिन पे स्टेट लॉज बनाता था, ठीक है, अब उन पे लॉ बनाएगा पार्लियामेंट, ठीक है। यानी स्टेट गोज अंडर दी कंट्रोल ऑफ सेंटर, जो आपका राज्य होगा, ठीक है, जो आपके राज्य होंगे, ठीक है, वो सारे जितने भी सारे राज्य आपके सेंटर के अंडर में चले जाएंगे, ठीक है। अब जो स्टेट जिन चीजों पे, जो आपके राज्य थे जिन टॉपिक्स पे लॉज बनाते थे, अब उन टॉपिक्स पे भी लॉज क्या बनाएगा, पार्लियामेंट ही बनाएगा, ठीक है। और इस टाइम जो लॉज बनाए जाएंगे ना, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन आर वैलिड फॉर 6 मंथ्स। ऑब्वियसली बात है 6 मंथ्स तक तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है एक बार में, फिर उसके बाद फिर से रीअप्रूव करानी पड़ती है, ठीक है। जो लॉज भी बनेंगे वो भी 6 महीने तक ही वैलिड होंगे, ठीक है। यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेट लिस्ट लॉज, ठीक है, आर मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। अब जो स्टेट लिस्ट के लॉज हैं वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। फिर इसमें देखो जो आपका सेकंड आता है, इसमें जो आपका लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का जो टेन्योर है, ठीक है, वो बेसिकली हमने देखा कि 5 साल का होता है, ठीक है, 5 साल का होता है। बट जब इमरजेंसी लगेगी ना, इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, एक बार में उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, एक साल में उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि एक बार में 1 साल के लिए आप उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जब 1975 की इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, इमरजेंसी लगी थी, तो उस टाइम पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जो लोकसभा का टेन्योर था वो 1 साल बढ़ा के उसको 6 साल का कर दिया गया था, ठीक है। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, ठीक है, लोकसभा का टेन्योर फिर से वापस 5 साल का कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि 1977 तक इमरजेंसी लगी रही थी हमारे देश में, तो 1978 में उसको फिर से वापस से 5 साल का, 5 ईयर्स का कर दिया गया था, ठीक है। और जब हम टेन्योर बढ़ाएंगे ना, ठीक है, टेन्योर बढ़ाते हैं 1 साल से लोकसभा का, ठीक है, तो बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल विद इन 6 months ऑफ रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी। तो जो हमने टेन्योर बढ़ाया है, ठीक है, टेन्योर बढ़ा दिया हमने 1 साल से, ठीक है, लेकिन जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी ना, जब हम इमरजेंसी रिवोक कर लेंगे, ठीक है, वापस से नॉर्मल लॉ आ जाएगा देश में, ठीक है, इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, तो इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने के अंदर, जैसे आज अगर इमरजेंसी खत्म हुई है, तो इससे आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आपको नॉर्मल टेन्योर लाना पड़ेगा लोकसभा का, चाहे आपने जितना भी बढ़ाया है उसको वापस से 5 साल का करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि बैक टू नॉर्मल, द टेन्योर ऑफ द लोकसभा विल बी बैक टू नॉर्मल विद इन 6 months ऑफ रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के हटाने के बाद 6 महीने के अंदर वापस से आपको जितना 5 साल का टेन्योर रहता है लोकसभा का उतना ही वापस से करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है आपका थर्ड इफेक्ट, जो कि है देखो यहाँ पर आपके 2 आर्टिकल्स आते हैं, एक आता है आपका आर्टिकल 358, ठीक है, रोल में आता है, और एक आता है आर्टिकल 359, 359, ठीक है, आर्टिकल 359 जो सही से लिखता हूँ यहाँ पर, आर्टिकल 359, ठीक है। देखो आर्टिकल 358 के अंडर में, ठीक है, आर्टिकल 358 के अंडर में जब हमारे देश में एक्सटर्नल इमरजेंसी लगेगी, ठीक है, एक्सटर्नल इमरजेंसी यानी कि हमारे देश में वॉर हो गई है, ठीक है, वॉर हो गई, तो उस टाइम पर जो आपका
आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 19 सस्पेंडेड इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी आर्टिकल, यानी ये बात लिखिए आर्टिकल 358 में, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 ड्यूरिंग एक्सटर्नल इमरजेंसी आर्टिकल 19 विल बी सस्पेंडेड। ठीक है, जो आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19, जो आपको 6 तरीके की फ्रीडम दी जाती है, वो आपसे छीन ली जाएगी अगर देश में एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है। जो आपका आर्टिकल 359 है, ठीक है, वो बेसिकली चाहे एक्सटर्नल इमरजेंसी हो चाहे इंटरनल इमरजेंसी हो, ठीक है, एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी इन इन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इमरजेंसी, ये अप्लाई होता है बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल इमरजेंसी पे। जो आपका आर्टिकल 358 है वो सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में अप्लाई होता है कि अगर देश में एक्सटर्नल इमरजेंसी लगेगी तभी आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड होगा। अगर इंटरनल इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात एक्सटर्नल इमरजेंसी का जो टर्म है वो अच्छे से हम ध्यान में रखेंगे कि सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ही आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है ड्यू टू इंटरनल इमरजेंसी तो वहां पर आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, यानी आर्म्ड रिबेलियन की वजह से लगने वाली नेशनल इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, फिर देखो जो आर्टिकल 359 है वो बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल इमरजेंसी के केस में अप्लाई होता है। ठीक है, यहां पर देखो क्या होता है, जो आर्टिकल 359 डज नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, बट इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड देयर एनफोर्समेंट। ठीक है, देखो जो आपका आर्टिकल 358 था वो आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर देता था। ठीक है, जो आपका आर्टिकल 359 है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं करता है, वो प्रेसिडेंट के हाथों में पावर दे देता है कि प्रेसिडेंट, ठीक है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके उनके एनफोर्समेंट को रोक देता है। ठीक है, अब वो जो फंडामेंटल राइट थे वो आपको मिलेंगे नहीं, तो एक तरीके से कह सकते हो, आप कह सकते हो कि आर्टिकल 359 के अंडर में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, बट डायरेक्टली सस्पेंड नहीं हो रहे, ये पावर प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। ठीक है, कि प्रेसिडेंट जो है उनके उनके जो वो है क्या बोलते हैं एनफोर्समेंट है, ठीक है, लागू करना, जैसे लागू होता है ना, जो आपका फंडामेंटल राइट है वो एनफोर्स्ड है, ठीक है, उनके एनफोर्समेंट को रोक देता है कि यानी कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे अंडर आर्टिकल 359 जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, उनका एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर देगा कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, यानी आपका जो आर्टिकल 20 है, ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, जो आपका आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, और जो आपका आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला, ठीक है, ये दोनों सस्पेंड नहीं होंगे। तो यहाँ पर डबल स्टार मार्क कर लेना कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 21 सस्पेंड नहीं होते हैं। ऑलराइट, तो ये बात बहुत ही अच्छे से मार्क कर लेना, चाहे इंटरनल इमरजेंसी लगी हो चाहे एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हो, नेशनल इमरजेंसी वाली। ठीक है, आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होंगे, यहां मैं लिखता हूं नॉट सस्पेंडेड, नॉट सस्पेंडेड। ठीक है, बाकी सारे सस्पेंड हो जाएंगे बट आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार मार्क करके भी आपको लिखवा देता हूँ, आर्टिकल 20 एंड 21 नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल क्या लिख रहा हूँ मैं, से लिखता हूँ नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या हो रहा है, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 20 21 सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है, आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड ओनली इन एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड नॉट इंटरनल इमरजेंसी।
यानी आर्म्ड रिबेलियन की वजह से लगने वाली इमरजेंसी के केस में आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, तो या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो, इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पर आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है, और एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक्सटर्नल इमरजेंसी जब लगती है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऑल राइट। फिर आती है आपकी सेकंड, स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, जो आपकी स्टेट में लगाई जाती है, इसको हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। ठीक है, तो वैसे बेसिकली तो हम इसको मानते हैं कि आर्टिकल 356 के केस में आती है, वो बताऊंगा क्यों। वरना इसमें दो प्रोविजंस है, दो प्रोविजंस है, एक है अंदर, एक है अंडर आर्टिकल 356 के, और एक है अंडर आर्टिकल 365 के। ठीक है, आर्टिकल 356 के अंदर कब स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है? ठीक है, वो लगाया जाता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। ठीक है, यानी कि जब जो आपकी सरकार है, जो सरकार है स्टेट में, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रही है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, उस केस में स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है आर्टिकल 356 के अंडर में। यानी प्रेसिडेंट का रूल लगाया जा सकता है स्टेट में आर्टिकल 356 के अंडर में, अगर जो आपकी सरकार है, वहां की स्टेट की सरकार है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, आर्टिकल 365 के अंडर में कब लग सकती है? ठीक है, व्हेन स्टेट, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू फॉलो ऑर्डर्स फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो कोई भी ऑर्डर या डायरेक्शन, ठीक है, जो सेंटर देता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट उनको फॉलो नहीं करती है, ठीक है, मना करती है कि जो डायरेक्शन सेंटर दे रहा है हम उनकी नहीं मानेंगे, तो उस केस में भी स्टेट में, स्टेट यानी आपका राज्य, ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है अंडर आर्टिकल 365। ठीक है, अगर जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर के ऑर्डर या डायरेक्शन मानने से मना कर दे, ठीक है, तो उस केस में आर्टिकल 365 के अंडर में स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो आई होप आपको ये दोनों प्रोविजंस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ऑल राइट। फिर बात करते हैं हम इसके डिक्लेरेशन की। डिक्लेरेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन, तो ये डिक्लेरेशन वो ऑब्वियस सी बात है बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट करेगा एडवाइस ऑफ पीएम, पीएम की एडवाइस पे। ठीक है, अप्रूवल की बात करते हैं हम। अप्रूवल बाय पार्लियामेंट, बाय पार्लियामेंट विद इन 2 months बाय सिंपल मेजोरिटी। तो ये बात यहाँ पर याद रखनी है कि सिर्फ आपको नेशनल इमरजेंसी के केस में, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के केस में ही स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। प्लस जब आपकी नेशनल इमरजेंसी अप्रूव करानी होती है तो वो होती है 1 महीने के अंदर। जब आपकी स्टेट इमरजेंसी अप्रूव करानी है पार्लियामेंट से, ठीक है, तो वो होगी 2 महीने के अंदर। ठीक है, और बाय सिंपल मेजोरिटी। ऑलराइट, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके आफ्टर अप्रूवल, आफ्टर अप्रूवल, ठीक है, कंटिन्यूज वही सेम फॉर 6 months। एक बार अप्रूव होने के बाद 6 महीने तक चलेगी, और फिर उसको रीअप्रूव कराना है तो रीअप्रूवल, ठीक है, एवरी 6 month, एवरी 6 months। ठीक है, जो आपकी नेशनल इमरजेंसी थी उसका जो मैक्सिमम टाइम था वो फिक्स नहीं था, वो इंडेफिनेट था, कितने भी लंबे समय तक नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। बट जो आपकी स्टेट इमरजेंसी है उसका मैक्सिमम टाइम है 3 years, 3 साल तक मैक्स टू मैक्स आप स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हो किसी स्टेट में, उसके बाद आपको स्टेट इमरजेंसी रिमूव करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो आपकी 3 साल तक मैक्सिमम स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है, उसमें प्रोविजन है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ये प्रोविजन लाया गया
कि अगर आपको स्टेट इमरजेंसी 1 साल से ज्यादा लगानी है, ठीक है, मोर देन 1 ईयर, ठीक है, अगर आपको स्टेट इमरजेंसी, वैसे मैक्सिमम टाइम 3 साल तक लग सकती है, लेकिन अगर आप 1 साल की लिमिट को एक्सीड कर रहे हो किसी स्टेट में, ठीक है, कि अगर आपको इमरजेंसी आपने लगाई, अप्रूव करी, 6 महीने तक लगी रही, ठीक है, उसके बाद आपने फिर उसको रीअप्रूव करा के 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया स्टेट इमरजेंसी को। अब जब अगली बार आप जाओगे ना, कहोगे कि भैया हमें 6 महीने के लिए दोबारा अप्रूव करानी है, तो वहां पर बेसिकली आपके दो प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें से अगर कोई भी एक क्वालिफाई होता है, ठीक है, तभी जो है आपकी जो स्टेट इमरजेंसी है वो 1 साल से ज्यादा लगाई जा सकती है। वो क्या क्या है, ठीक है, या तो या तो देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, ठीक है, या तो देश में नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, लगी हुई हो, नेशनल इमरजेंसी इन कंट्री। अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, तो उस केस में जबकि अगर किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, तो फिर उसको आप 1 साल से ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है, ऑलराइट। देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है और किसी स्टेट में इंटरनली स्टेट इमरजेंसी भी लगी हुई है, तो उस स्टेट की जो उस स्टेट की जो स्टेट इमरजेंसी है उसको आप 1 साल से ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, और किस केस में आपकी स्टेट इमरजेंसी को 1 साल से ज़्यादा लगाया जा सकता है, वो कंडीशन है इफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, कि जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, ठीक है, कैन नॉट बी कंडक्टेड, ठीक है। तो यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं कि स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है वो अभी नहीं कराए जा सकते हैं, ठीक है, वो इस टाइम हम नहीं करा सकते हैं। तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन नहीं हो सकते हैं तो उस कंडीशन में भी जो जिस स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, उस स्टेट की इमरजेंसी को 1 साल से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। बट ये दोनों कंडीशन ही होनी चाहिए, या तो देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं कि भैया इस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन अभी हम नहीं करा सकते हैं, तो आप 1 साल से इमरजेंसी इसमें बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके रिवोकेशन की। रिवोकेशन, ठीक है, तो रिवोकेशन करते हैं बाय प्रेसिडेंट, एट एनी टाइम, ठीक है, एट एनी टाइम। और यहाँ पर लोकसभा का कोई रोल नहीं होता है, ऑन इट्स ओन, मतलब ऑन हिज ओन या फिर ऑन इट्स ओन, खुद के अपने अपने खुद से प्रेसिडेंट किसी भी टाइम पर रिवोक कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं आपकी स्टेट इमरजेंसी को। यहाँ पर लोकसभा का कोई रोल नहीं होता है। नेशनल इमरजेंसी के केस में देखा हमने, प्रेसिडेंट खुद से भी रिमूव कर सकते हैं, या फिर अगर लोकसभा कह दे तो भी प्रेसिडेंट रिमूव कर देते हैं नेशनल इमरजेंसी को। बट अगर हम स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा वाला कोई भी प्रोविजन नहीं है, प्रेसिडेंट खुद से अपनी मर्जी से इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और वही बात है, कोई भी अप्रूवल रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट से नहीं चाहिए होता, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और लिखना, नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है आपकी स्टेट इमरजेंसी का, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बेसिकली जो आपके फंडामेंटल राइट पे तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इस केस में जो प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट आपके स्टेट के लिए लॉ बनाता है, ठीक है, गवर्नर के थ्रू एडमिनिस्टर करवाता है स्टेट को, और प्रेसिडेंट यहाँ पर लॉ बनाता है, ठीक है, स्टेट के लिए। वहां पर अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो वहां पर बेसिकली स्टेट के लिए लॉ बनाता था पार्लियामेंट, पर अगर स्टेट इमरजेंसी लगी है तो स्टेट में प्रेसिडेंट गवर्नर के थ्रू उसको एडमिनिस्टर करेगा और उसके लॉज भी बनाएगा, या फिर किसी अथॉरिटी को भी वो ऑथराइज कर सकता है कि आप इस पर लॉ बना सकें, या फिर वो खुद से लॉ बनाएगा, ठीक है, ऑलराइट। तो बस ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर स्टेट थ्रू गवर्नर, यहाँ पर स्टेट का मतलब है आपका राज्य, ठीक है, गवर्नर एंड मेक लॉज फॉर स्टेट,
ठीक है, इसीलिए इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट स्टेट के लिए लॉज बनाता है। ठीक है, जबकि नेशनल इमरजेंसी के केस में पार्लियामेंट स्टेट के लिए लॉज बनाती है। ठीक है, ऑलराइट, ये तो हो गई आपकी स्टेट इमरजेंसी। अब आती है आपकी लास्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, इमरजेंसी, और ये आती है आपकी आर्टिकल 360 के अंडर में। ठीक है, आर्टिकल 360 के अंडर में, ऑलराइट। ठीक है, तो आपकी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है, वो कब लग सकती है? ठीक है, इंडिया, ठीक है, या इंडिया के किसी पार्ट में, ठीक है, जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो इंस्टेबल हो जाए। ठीक है, इंस्टेबल, इंस्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन इन इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया पूरे देश में या देश के किसी पार्ट में जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अनस्टेबल हो जाए, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, या लगाई जाती है। तो डिक्लेयर कौन करता है? डिक्लेरेशन इसका बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, पीएम के एडवाइस पे प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। अप्रूवल, अप्रूवल किसका लगता है? बाय पार्लियामेंट विद इन 2 months बाय सिंपल मेजोरिटी। सेम जैसे आपकी स्टेट इमरजेंसी के केस में 2 महीने के अंदर अप्रूव करानी होती थी पार्लियामेंट से बाय सिंपल मेजोरिटी, सेम फाइनेंशियल इमरजेंसी भी पार्लियामेंट से 2 महीने के अंदर अप्रूव करानी होती है बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, ऑलराइट। आफ्टर अप्रूवल, अप्रूवल के बाद कंटिन्यूज फॉर 6 month, कंटिन्यूज फॉर 6 month। ठीक है, और वही आपका रीअप्रूवल, रीअप्रूवल वही एवरी 6 month, एवरी 6 months। ठीक है, 6 महीने के बाद फिर से इसको रीअप्रूव कराना पड़ता है। मैक्सिमम टाइम कितने समय तक लगाई जा सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी? कोई टाइम डिफाइंड नहीं है, इनडेफिनेट टाइम तक लगाई जा सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और रिवोकेशन, रिवोकेशन मतलब रिमूव कौन करेंगे, रिवोक कौन करेंगे, हटाएंगे कौन नेशनल इमरजेंसी वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को? बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। ठीक है, एंड ऑन हिज ओन। ठीक है, खुद से जो प्रेसिडेंट है वो रिवोक कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी को। ठीक है, और यहाँ पर लिख लो नॉट डिक्लेयर्ड येट, नॉट डिक्लेयर्ड येट। आज तक हमारे देश में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की नौबत नहीं आई है, थैंक्स टू गॉड। ठीक है, तो ये थे आपकी इमरजेंसी प्रोविजंस, इसके अंडर में हमने तीनों टाइप की इमरजेंसी पढ़ी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।